अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तानी सहाफत के बारे में नाचीज अपनी मारूजात पहले भी पेश करता रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़ी बाकायदा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बन सका। बदकिस्मती से ज़िया रिजीम में अगर कोई दो चार दाने मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, तो उन्हें जेलों में लंबी कैद काटना पड़ी, कोड़े खाना पड़े और बिल आखिर या मारे गए या बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। ज़िया दौर में सहाफत का एक नया बीज, नई पनीरी लगाई गई। ढूंढ ढूंढ कर पीपीपी मुखालिफ, भुट्टो को गाली देने वाले और बिला जरूरत गाली देने वाले जमहूरियत दुश्मन और ज़िया को फरिश्ता पवित्र बनाकर पेश करने वाले लोगों को सहाफी बनाया गया। अब सहाफत में दो चार लोगों की बहुत ज्यादा खिदमात हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सहाफत के सहीफा कहते हैं पाक किताब को, मुकद्दस किताब को, इस सहाफत के तालाब को कीचड़ बनाने में जिनकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं, वो दो चार बहुत अहम नाम हैं। जनरल ज़िया के वजीर इत्तलात और नशरियात थे जनरल मुजीबुर रहमान। उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव नए सिरे से मुरतब किया और पाकिस्तानी नौजवान की सोच को अपने जहन मुताबिक काबू करने की कोशिश की। उसके बाद जब जमहूरियत बहाल होती है या बहाल होने की जद्दोजहद कर रही थी, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चैलेंज बनकर पाकिस्तान वापस आ गई, तो फिर एक टीम थी जिसको लीड करते थे जनरल हमीद गुल और ब्रिगेडियर इम्तियाज और एक मारूफ शख्सियत है मेजर आमिर। ये लोग सहाफत के प्रोफेशन को या सहाफत के फील्ड को डील करते थे। याद रहे, ये वही टीम थी जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ उसामा बिन लादेन के पैसे से अदम एतमाद करवाने की कोशिश की। इनमें सबसे छोटा ऑफिसर मेजर आमिर था, जो समझता था अपने सिद्ध के दिल से, अपनी यकीन से समझता था कि बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान का क़यादत करने का अमल यहूदो नसारा की फतह का आखिरी दिन होगा और पाकिस्तान और इस्लाम फौत हो जाएंगे। इसी जद्दोजहद में वो फौज से निकाले गए। उसके बाद उन्होंने सहाफी पालने का कारोबार शुरू किया। जिस सहाफी पर हाथ रखें, जिसे दानिश्वर समझें या जो बड़े टीवी चैनल पर बड़े मुकाम पर नजर आए, किसी ना किसी वक्त में मेजर आमिर का दस्त शफकत उसके सर पर रहा होगा। मेजर आमिर बहुत दानिश्वर आदमी हैं। उन्होंने पेशावर से एक छोटे जूनियर रिपोर्टर को इस्लामाबाद मुंतकिल करवाया और उसे बड़ी बड़ी जगहों पर नस्ब किया। बिल आखिर वो रियाज मलिक के हाथ में पहुंचा और हीरा बन गया। नाम बताता हूं, मोहतरम सलीम साफी मुल्क के मारूफ मुवक्किल सहाफी हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी बातों का टारगेट एक ही है। जिस तरह मुसलमान कहता है कि मेरा खुदा या मेरा पैगंबर अजीम तर है और उनके मुकाबले में कोई दुनिया का दूसरा शख्स करीब भी नहीं पहुंच सकता, और इसी तरह शैतान के बारे में हमारा तासर है कि दुनिया की तमाम तर बुराइयां शैतान से मंसूब हैं। तो सलीम साफी साहब की जिंदगी का मकसद यह है कि वो ये साबित करें, ये मनवाएं और दलाइल घड़ें और बयान करें कि दुनिया में जो बुराई पैदा हुई है उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जुल्फकार अली भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो है और आसिफ अली जरदारी है। वो कहते हैं कि मुल्क के साथ कोई बुराई हुई है तो वो इन्हीं की वजह से हुई है, मुल्क में कोई खराबी है तो इन्हीं की वजह से है, और अगर मुल्क में कोई धोखाबाज या चालाक है तो यही लोग हैं। बाकी सब लोग इंतहाई दयानतदार, नेक नाम, शरीफ नफस और इंतहा दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार इबादत गुजार लोग हैं। अभी कल उन्होंने एक वीलॉग किया, दिलचस्प वीलॉग था, उसका टाइटल बड़ा दिलचस्प है, पीडीएम से पीपल्स पार्टी का धोखा। कमाल का टाइटल चुनते हैं। पीपल्स पार्टी को मबूस करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। जिस रोज पीडीएम का ऐलानिया नशर हुआ उसी रोज नाचीज ने भी एक वीलॉग किया था। मैंने अर्ज किया था कि मुस्लिम लीग नवाज या कमर्शियल लिबरल मीडिया, जिसे शरीफ खानदान ने जमीन से उठाकर अर्श पर पहुंचाया हुआ है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने बेतहाशा पैसा खिलाया है और जो इस वक्त भोंपू बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम सिंध की मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए बनाया गया है। हालांकि पीडीएम में ऐसा कोई बात ही नहीं थी। पीडीएम ऐलानिया में 11 नुकात थे और उन 11 का मकसद था कि हम सबसे पहले इस नाजायज वफाकी हुकूमत को गिराएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट या फौज या खलाई मखलूक की एक्टिविटीज हैं सियासत के अंदर, उन्हें खत्म करेंगे। उन्हें हम धक्का लगाकर अवाम की ताकत के साथ पसे पुश्त या किनारे पर लगा देंगे और बिल आखिर एक जमहूरी अमल जो आजाद और खुद मुख्तार होगा
उसको मुल्क में नाफिज करवा कर छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में और इस जद्दोजहद में पीपल्स पार्टी का किरदार लीडरशिप का किरदार था। माजी में कई दफा मुख्तलिफ लोगों की जानिब से धोखे किए गए, फ्रॉड किए गए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ फोटो खिंचवाकर बेचकर आजादी हासिल की गई और लंदन मुंतकिल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान को धरना पर आमादा किया 2019 में नवंबर के महीने में। 13 नवंबर को धरना चलता है और 20 नवंबर को एयर एम्बुलेंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करती है। अब ऐसी तारीख को छुपाना और यह साबित करना कि हर वक्त पीपल्स पार्टी की क्यादत धोखाधड़ी पर तुली रहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी की क्यादत से जेयूआई और मुस्लिम लीग नवाज ने बाकायदा दरखास्त की, इस्तदा की कि आप ये काम कर सकते हैं, आप अपोजिशन को इकट्ठा करें। मियां शहबाज शरीफ घर जाकर इस्तदा करके आए थे। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप तज्जिया निगार हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो सियासतदानों को मालूम होना चाहिए कि कौन झूठा है, कौन बेईमान है। तो क्या वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर पाए कि वो अपोजिशन का इत्तेहाद करते और हुकूमत को मुश्किल वक्त पहुंचाते? आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया। ऐन वक्त पर मुस्लिम लीग नवाज ने इनकार किया तो सखर से लॉन्ग मार्च को वापस सिंध के अंदर रोटेट किया गया। 2 बार ऐसा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का धरना कराची से जब शुरू हुआ तो लाखों पर मुश्तमिल जुलूस था। मुल्तान तक पीपल्स पार्टी का वादा था, वहां तक जुलूस लाखों में रहा और लाहौर पहुंचकर उस पूरे धरने के अंदर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एयर एम्बुलेंस निकली। धोखाबाज अभी भी पीपल्स पार्टी है। अच्छा, कुछ चीजें इन्होंने रट्टा लगा ली है ना, कैलेंडर को आगे पीछे करके झूठ बोलते चले जाते हैं। सेनेट इलेक्शन और बलूचिस्तान असेंबली का वाकया इन्होंने रटा हुआ है, आगे पीछे की तारीख को भुला देते हैं। इस मौजू पर मेरी अलग चूंकि वीलॉग मौजूद है तो मैं तफसील नहीं बयान करता, मुख्तसर सा सवाल पूछता हूं। जब बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई उससे पहले आसिफ अली जरदारी कहां थे? उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 40 लीडर्स जेलों में क्यों थे? डॉक्टर आसिम जेल में क्यों था? सिराज दुरानी के घर छापा क्यों मारा जा रहा था? शर्जील मेमन जेल में क्यों था? तो अर्ज ये करता हूं कि जब धरना से निजात मिली और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने पांव पर खड़े हुए और कुछ यूं दिखाई दिया कि अगले 20 साल तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने कोई चैलेंज नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने राइवल, पुराने हरीफ पर हमला किया। आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात मंसूख की, उन्हें अपने घर अफसोस के लिए आने से मना किया और बिलाखिर ऐसे माहौल पैदा किए, इतने मुकदमा बनाए कि आसिफ अली जरदारी को बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। अब बलूचिस्तान हुकूमत में पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, यह मुस्लिम लीग नवाज और एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका काविश थी। अब एक वक्त आया जब आसिफ अली जरदारी की आंख ने भांप लिया कि अब दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा नहीं है और बलोच अरकान असेंबली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और महमूद खान अचकजई के रवैये से बरगश्ता हुए, तो वो आसिफ अली जरदारी की पनाह में चले गए और बिलाखिर बलूचिस्तान की हुकूमत टूट गई। अब बलूचिस्तान हुकूमत टूटने के बाद सेनेट का इलेक्शन होता है, तो सेनेट का इलेक्शन पहले होता है या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पहले होता है? सेनेट के इलेक्शन में राना मकबूल, जिसने आसिफ अली जरदारी पर जेल में जिस्मानी तशद्दुद किया था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बदकिरदार लिखवाकर तलाकनामा पर दस्तखत करवाने की कोशिश की थी, उस खंजीर इंसान को जिसको आसिफ अली जरदारी ने बारहा कहा कि मैं इस शख्स को माफ नहीं कर सकता कि इसने सरकारी मुलाजम होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत की, उसे सेनेटर मुंतखब करवाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौन सा अच्छा पैगाम भिजवाया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस अच्छाई के जवाब में आसिफ अली जरदारी को उनके जूते पालिश करना चाहिए थे। मोहतरम सलीम साफी ये चाहते हैं कि मुल्क में सियासत करने का इस्तेहकाक हाउस ऑफ शरीफ के पास हो, क्योंकि वो अदायगी की ताकत रखते हैं। बहरहाल वक्त गुजर जाता है। सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन का इंतखाब होना था। मुस्लिम लीग नवाज को यकीन था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और वो ताकतवर है और उनके पास अक्सरियत है, लिहाजा उन्होंने राजा जफरुल हक को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमात है, पूरी दुनिया में अपोजिशन जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जेयूआई के साथ इत्तेहाद, पीडीएम बनाने का यही मकसद है कि हम अपोजिशन है, इकट्ठे होंगे। पूरी दुनिया में मुसलमा रवायत है जमहूरी सियासत में कि अपोजिशन इकट्ठी होती है। अब कहते हैं कि रजा रब्बानी की चेयरमैन की ऑफर की गई थी। क्या मोहतरम सलीम साफी मुझे बता सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का कौन सा मोतबर डेलीगेशन ये पेशकश लेकर सदर जरदारी के हम गया था?
गलत कहते हैं, ये एक अखबारी डायलॉग था। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह खबर पहुंची कि अपोजिशन ने अपना चेयरमैन मुंतखब करवाने के लायक अक्सरियत हासिल कर ली है, तो यह शोशा छोड़ा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ पैदा करने के लिए शोशा छोड़ा गया, और इसको आज आप हदीस और ईमान अकीदे की तरह मनवाने पर तुले हुए हैं। बहरहाल अब सलीम साफी साहब के पेट में बड़ा सख्त मरोड़ है, बहुत परेशानी है कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के पास कोई ऐसी ऑफर ना आ जाए जिसके बाद वो पीडीएम को तनहा छोड़ दें और हुकूमत बना लें। मोहतरम सलीम साफी साहब, आप मौकिर सहाफी हैं, आप तज्जिया निगार हैं, आपके पास मालूमात होती है, मुझ नाचीज के पास तो मालूमात नहीं होती। आप लोगों को बताएं कि 2014 में जब धरना शुरू हुआ था तो इमरान खान की जमात एक नन्ही मुन्नी जमात थी, नन्ही मुन्नी, कुछ 5, 7, 10 सीटों वाली। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास पहली तरजीह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिराने के लिए इमरान खान ही था? इस सवाल पर कभी गौर कीजिएगा। इस सवाल को लोगों को याद दहानी करवाइएगा कि उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया था, और सदर आसिफ अली जरदारी ने बासूल सियासतदान होने के नाते एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने से इनकार किया था। अब फिर लोगों को बताएं कि 2002 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के दरमियान क्या इख्तलाफ था। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में थी और वो परवेज मुशर्रफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत बना सकती थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर सकती थी। छोटा सा डिस्प्यूट था, असूली इख्तलाफ था। परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारने पर रजामंद नहीं थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस असूल पर अपनी उम्र गंवाई, अपनी पार्टी का नुकसान किया, पार्टी तोड़वाई और बिलाखिर अपनी जान दे दी, लेकिन असूल पर कंप्रोमाइज नहीं किया। परवेज मुशर्रफ से डायलॉग एक ही बात पर किया कि वर्दी कब उतारोगे, और बिलाखिर उतरवा कर छोड़ी। सलीम साफी साहब, धोखाबाज तो वो होते हैं जो एआरडी को छोड़कर जद्दा चले जाते हैं। धोखाबाज वो होते हैं जो एपीडीएम को छोड़कर फिर दोबारा जद्दा जाकर मुकीम हो जाते हैं। धोखाबाज वो होते हैं जो नवंबर 2019 में एयर एम्बुलेंस में लंदन चले जाते हैं। सलीम साफी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान के सबसे बड़े मौकिर, समझदार और दाना सियासतदान मोहतरम आसिफ अली जरदारी ना झूठ बोलते हैं, ना धोखा देते हैं, ना फ्रॉड करते हैं, ना किसी को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। सलीम साफी साहब ने 2018 के इलेक्शन की कुछ एक्टिविटीज का भी हवाला दिया है कि वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धोखा दिया था। दिलचस्प बात है, अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी होना चाहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशकश की कि स्पीकर कौमी असेंबली की सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए और मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम का इलेक्शन लड़े। जवाब में मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि वो अपने माजी के बयानात और तलखियों पर नाराज या सख्ती से कायम है और वो आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी की हमायत मांगने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। ये वो ड्यू विजिट था जो अब किया गया 2020 में, उसी माफी को मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए। 2018 में ये पूरा प्रोसीजर या अपोजिशन पार्टीज का इत्तेहाद मियां शहबाज शरीफ की जिद की वजह से नाकाम हुआ। अब आते हैं सदर पर। कहते हैं कि एतजाज हसन को पीपल्स पार्टी ने सदर का उम्मीदवार क्यों बनाया था, तो पूरी बात बताए ना। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर सदर का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए तो वो वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ को कबूल करने के लिए तैयार है। और ये पैगाम देकर मौलाना फजलुर रहमान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास भिजवाया गया। जब पैगाम रसां मैसेंजर वापस आया तो उसने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो मुझे सदर का कैंडिडेट बना दिया है, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं। अब मोहतरम सलीम साफी साहब मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी के पास और क्या रास्ता था। अब यह भी बता दें कि 2018 के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनकी वजारतों पर तकसीम फाइनल हो चुकी थी, नाम फाइनल हो चुके थे। किसी भी लेवल पर वो कोई गलती या धोखा हुआ और उन्हें हुकूमत नहीं बन सकी। उसके बरक्स आसिफ अली जरदारी इलेक्शन 2018 से 1.5 महीना पहले टीवी पर आते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को खुले मुकाबले का चैलेंज करते हैं, और नतीजा में पीपल्स पार्टी पर पंजाब और सिंध हर जगह पर हमला किया गया और बदतरीन धांधली पीपल्स पार्टी के खिलाफ की गई थी। अब आप इससे अगली बात भी बता दें कि इसके बावजूद जब मुस्तहकम अक्सरियत जब इमरान खान को हासिल नहीं हो सकी, एस्टेब्लिशमेंट अपना जोर लगाने के बावजूद सिंध को उस तरह से फतह ना कर सके जिस तरह दूसरी जगहों को फतह किया गया, तो फिर क्या हुआ?
फिर एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर दाखिला की कुर्सी बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिखकर 8 महीने तक खाली रखी थी और सदर जरदारी को हर तरह की पेशकश की गई थी। अब आप ये साबित करने की कोशिश ना करें कि पाकिस्तान में सियासत का सबसे बड़ा प्लेयर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और उसकी इशारा जुम्बश अबरू के बगैर कोई काम नहीं होता। नहीं हजूर, जब एस्टेब्लिशमेंट डायलॉग करती है, डील करती है, तो हर सियासी जमात की एक अपनी वर्थ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और वर्थ रखने वाली, हैसियत रखने वाली जमात है। हर मौका पर पेशकश की गई, मगर 2012 में जब यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि हम रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे, जब उसामा बिन लादेन के मौका पर की हलाकत के वाकया पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने जर्नैलों को असेंबली के अंदर तलब किया था, उस वक्त के बाद से पीपल्स पार्टी की खुली पॉलिसी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर शराकत इख्तदार में हुकूमत में नहीं आएंगे। तो मोहतरम सलीम साफी साहब, पीपल्स पार्टी अपने पांव पर खड़ी है। पीडीएम उनके साथ रहे या ना रहे, पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में जमहूरियत की मंजिल की जानिब जद्दोजहद करना है। इसके लिए वो जाने दे चुकी हैं। कैसी दिलचस्प बातें बताते हैं कि परवेज मुशर्रफ की दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी और जान बेनजीर भुट्टो को देना पड़ी। अब इन सब मफाद परस्त सहाफियों का एक ही मसला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम दोबारा बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एक और मर्तबा जान कुर्बान करे, जो बावजूद हो नहीं पा रहा है। इनका बस चले तो ये आज ही एस्टेब्लिशमेंट को कायल कर लें कि आसिफ अली जरदारी को कत्ल करके दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप इख्तिदार में ले आए। मोहतरम सलीम साफी बड़ी गंभीर सी शक्ल बनाकर कहते हैं, हाँ आसिफ अली जरदारी बेचारा मजबूर है, आसिफ अली जरदारी के पास कोई रास्ता नहीं है, उस पर इस कदर संगीन मुकदमात हैं कि उस बेचारे को एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानना पड़ती है। तारीख भूल गए हो, मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का मुकदमा था, टांग से बम बांधकर तवान लेने का मुकदमा था। भाई आसिफ अली जरदारी संगीन मुकदमात माजी में झेल चुका। अब जो मुकदमात हैं उनकी औकात क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जो मुकदमात हैं वो नैब से मुतल्लका नहीं है, वो उनके जाती ट्रांजैक्शंस के एतबार से हैं, जिनके साथ उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चूंकि आप साबित करना चाहते हो कि हर हाल में पीपल्स पार्टी लीडरशिप मजबूर है, तो आपको हक है कि जितना मर्जी गिट्टे गोडे जोड़कर झूठ बोलें। भाई वक्त बदलता है, हर शख्स तजर्बे से सीखता है। तो मोहतरम सलीम साफी साहब, बहुत वक्त गुजार लिया आपने, बड़ा अच्छा वक्त गुजार लिया। महदूद सी ज़हनी इस्तेदाद के बावजूद आप मुल्क के बड़े बड़े अखबारात और टीवी चैनल में लिखे गए और पढ़े गए और आपने अपने आप को मोतबर मनवाने की जद्दोजहद की। मगर हकीकत यह है कि आप भी एक कहानी निगार हैं, कसीदा निगार हैं, किस्सा गो हैं। जावेद चौधरी से ज्यादा इंटेलेक्ट आपका नहीं है। आपको कहानियां कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, आप उन पर तमसील निगारी करके एक कॉलम लिख देते हो और मोतबर सहाफी बन जाते हो। सहाफत किस चीज का नाम है, मालूमात किस चीज का नाम है, सहाफत किस चिड़िया का नाम है, ये आपको इसको अलिफ बे का भी नहीं मालूम। बहरहाल चूंकि आपका वक्त गुजर गया है, आप माजी हैं और सहाफत मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज आपका वक्त कम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत का वक्त बहुत खुला है इंशाअल्लाह अज़ीज। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।